उपाय नहीं। ये मैंने मुसलमानों की स्थिति दिखाई। आओ ईसाई देखते हैं, ईसाइयों को देखते हैं। अच्छा बताओ इस देश में ईसाईकरण बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? मेरे पास 2 लड़के आए आर्यवीर दल के, आर्यवीर दल के 2 बालक आए। वास्तव में कई बार तो मुझे गौरव भी होता है कि क्या छोटे छोटे बालकों में कैसे देशभक्ति हिलोरे लेती है। कभी कभी गौरव होता है कि अभी मेरी मिट्टी से राष्ट्रभक्ति बिल्कुल मिट्टी नहीं। इसी खरौड़ा आर्य समाज के 2 बालक मेरे पास आए, रोबिन और विवेक, और उन्होंने आकर कहा कि आचार्य जी यहीं पास में जहां से खरौड़ा शुरू होता है, राधा स्वामी सत्संग व्यास के पास एक कॉलोनी बनी और कॉलोनी में चर्च बन गया है, और संडे के दिन वहां भयंकर भीड़ रहने लगी है। ये खरौड़ा के धर्मांतरण की बात कर रहा हूं। बताओ अगर वहां चर्च बन गया है तो पहले तो कोई ईसाई खरौड़ा में था नहीं। आज कुछ ईसाई होंगे कि नहीं होंगे? कैसे बने? बोलो कैसे बने? ईसा मसीह आके बना के गया? अरे इस सबको इन्होंने ही बनाया है, धर्मांतरण करके। आज तुम्हारे यहां यदि धार्मिक आबादी का आकलन होगा तो उसमें ईसाइयों का भी प्रतिशत आएगा कि इतने प्रतिशत ईसाई हैं। एक खरौड़ा नहीं, दिल्ली में चले जाओ, पुरानी दिल्ली का पूरा इलाका बंगला साहिब के पास जाकर देखना, YMCA के आसपास भयंकर धर्मांतरण जारी है, भयंकर। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और बिहार के तटवर्ती क्षेत्र जाकर देखो धर्मांतरण की क्या हालत है। छत्तीसगढ़ का पहला मुख्यमंत्री क्या नाम था? अजीत जोगी। क्या नाम था? नाम से क्या लगता है? नाम से क्या लगता है? कौन होगा? हिंदू लगता है ना? हिंदू नहीं था। कौन था? ईसाई था। ये ईसाई, और एक योजना में कई हजार कॉन्वेंट स्कूल और कई हजार चर्चें स्थापित की इसने छत्तीसगढ़ के भीतर। केजरीवाल भी ईसाई है। तथ्यों पे बात करते हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड की जाकर हालत देखना क्या है, बिहार और उड़ीसा की हालत जाकर देखना, केरल में जाकर देखो कितना ईसाईकरण है। पश्चिमी बंगाल को छोड़ दो, थोड़ा सा आगे बढ़ो, पूर्वोत्तर का इलाका जितना, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम आदि के जो क्षेत्र हैं, पूरा ईसाईकरण हो चुका है। मिजोरम में आज हिंदू आबादी केवल 2% रहती है, बहुसंख्यक। 2% लोग क्या कहलाते हैं? बहुसंख्यक हैं। उन्हें अल्पसंख्यक के अधिकार नहीं मिलते। 98% लोग क्या हैं? अल्पसंख्यक हैं, और 2% लोग क्या हैं? बहुसंख्यक हैं। ये स्थिति है हमारे देश के संप्रदाय की। 7 स्टेट हो गए अल्पसंख्यक। मैंने आपको दिखाया कि स्टेट्स में क्या हालत है हमारी। अब इन स्टेट्स की हालत के अलावा आप देखो कि इस देश में भाषाई और प्रदेशवाद के स्थान पर कितना अंतर है। मुझे बताओ, पंजाब, ये हरियाणा पहले किसका हिस्सा था? पंजाब का। अच्छा ये बताओ, शांति से अलग हो गया था झगड़े के बाद? अरे किस आधार पर? किस आधार पर? भाषा के आधार पर। किस आधार पर अलग हुआ था हरियाणा? भाषा के आधार पर, क्योंकि हम क्या हैं? हिंदी भाषी, और उधर क्या रहते हैं? पंजाबी रहते हैं। अभी अभी पिछले दिनों, काफी समय हो गया वैसे तो, लेकिन मेरे सामने हुआ इसलिए मुझे दूर नहीं लगता है, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था, कटकर हुआ था अलग, आसानी से अलग हो गया था झगड़े के बाद। इतना भयंकर नरसंहार हुआ था कि मुलायम सिंह को लोगों ने डायर की उपाधि दे दी थी। डायर। रामपुर तिराहा एक जगह है जहां, ये मुजफ्फरनगर से आप हरिद्वार की तरफ जाते हैं तो वहां जो बाईपास पड़ता है, उस बाईपास पर रामपुर तिराहा एक जगह है। रामपुर एक गांव है, राजपूतों का गांव है रामपुर, वही रामपुर तिराहा बोला जाता है। इसी रामपुर तिराहे पर उत्तराखंड के लोगों की कई हजार बसें आकर रुकी थी, और इन बसों पर भयंकर गोलीबारी की गई थी पुलिस के द्वारा। नरसंहार हो जाता भयानक लोगों का, लोगों को मार दिया था, स्त्रियों को मार दिया था, कत्लो गारत हुआ था, भयंकर स्थिति पैदा हुई थी। तब जाकर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। ये बताओ, क्या हमारे प्रदेशों में आज सामंजस्य और समरसता है? बोलो, सोचो। महाराष्ट्र के लोग क्या कहते हैं? महाराष्ट्र किनके लिए? मराठों के लिए। और उत्तर भारतीयों को महाराष्ट्र में रहने का कोई अधिकार? बोलो, अलगाववाद की भाषा है या नहीं? बोलो। अच्छा ये बताओ, ईमानदारी से सोचो, अखबार तो पढ़ते हो, टीवी तो देखते हो, केरल अलगाववाद की भाषा बोलता है कि नहीं बोलता? पश्चिमी बंगाल अलगाव की भाषा बोलता है कि नहीं बोलता? पूर्वोत्तर के इलाकों में जाओ, चीनी भाषा पढ़ाई जाती है, हिंदी भाषा नहीं पढ़ाई जाती, चीनी भाषा पढ़ाई जाती है। यह स्थिति है पूरे देश के टुकड़े टुकड़े बटे हुए इस देश की।
जहां मैं रहता हूं ना, बिल्कुल आपसे सटा हुआ इलाका, खुद को जोड़ लेना, इसमें अलग मत रखना, क्योंकि बारूद का जो ढेर है उसके तलहटी में बैठे हो। कई बार आपको ये लगता है अरे कहाँ ये खालिस्तान की झूठ बोलते हैं, ऐसा नहीं होता है, इतना थोड़ा होता है। लेकिन आप अभी बीच में गए नहीं हो, शांत इलाकों में रहते हो। कभी पधारो हमारे धाम, कभी आओ मुजफ्फरनगर दिखाएं, कभी आओ दिखाएं सहारनपुर, कभी आओ दिखाएं बिजनौर, कभी दिखाएं अमरोहा, कभी दिखाएं बुलंदशहर, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा और अलीगढ़ तक चले जाओ। उत्तर प्रदेश को अगर 2 हिस्सों में बांटते हैं तो ये पश्चिमांचल कहा जाता है। ये पश्चिमांचल देश के बीच में दूसरा पाकिस्तान है, दूसरा पाकिस्तान। बिजनौर। और एक सवाल, हाथ जोड़ के प्रार्थना भी करूंगा और माफी भी मांगूंगा। आपकी बातों से बड़ा प्रभावित भी हूं, लेकिन मन में सवाल घूम रहे हैं। आर्य समाज का अर्थ क्या है? क्या धर्म से जोड़ करके देखना है या पखंडों से बचाना? सुनो, दोनों चीजें सुनो, पहले सुन लो और फिर बताता हूं। क्योंकि मेरा इसमें छोटी सी एक और भी प्रार्थना है। हाँ। आपने एक बड़ी अच्छी चीज कही कि संस्कृति पे हमारी कहीं ना कहीं आँच। हम ही आज भी कहीं जब बच्चों को ब्याने जाते हैं, कहीं जाते हैं, हम ये पूछते हैं हमारे गाँव का कोई दामाद है, हमारे गाँव का कोई बेटी है, हम ये नहीं पूछते उसकी जाति क्या है, हम उसकी मांग करके आते हैं। आज हम धर्म पे और जाति पे बट रहे हैं, उसका कारण एक बार पूरी सुन लो मेरी बात, फिर उसके बाद आपकी इस बात पे जरूर आऊंगा कि आर्य समाज क्या करता है, आर्य समाज को क्या करना चाहिए और आर्य समाज का उद्देश्य क्या है, आर्य समाज किसके लिए बनाया गया, आर्य समाज क्या कर रहा है, क्या छोड़ दिया है जो नहीं करना चाहिए था और क्या पकड़ लिया है जो कर रहे हैं, सारी बताऊंगा। छोड़ूं कुछ नहीं, छोड़ूंगा कुछ नहीं, लेकिन सुनो ध्यान से। क्या देश में आज ये स्थिति नहीं दिखती है आपको? ये तो मैंने आपको इस देश के प्रदेश दिखाए। अगर आप आंख मूंद कर कबूतर की तरह बैठना चाहते हैं कि बिल्ली आप पर हमला नहीं करेगी, ये आपकी मर्जी। मेरा काम केवल दिखाने का है। इसे देखो कि इस देश में प्रदेशों की यह हालत है और संप्रदाय की स्थिति है। और तुम्हें देश की सिरे दिखाता हूं, किनारे दिखाता हूं। इस देश के पश्चिम में एक देश है पाकिस्तान। कितने युद्ध हो चुके हैं अब तक? बोलो। पहला युद्ध 1946 में डायरेक्ट एक्शन का पहला युद्ध, दूसरा 60 के दशक में, तीसरा 70 के दशक में, चौथा 90 के दशक में कारगिल है, 5वां युद्ध आतंकवाद के रूप में छेड़ रखा है और 6ठे युद्ध की तैयारी कर रहा है। हाँ कि ना? इसी के ठीक बगल में अफगानिस्तान। इस देश में आज तक जितनी घुसपैठ हुई है किस रास्ते से हुई है? अफगानिस्तान के रास्ते से हुई है। आज तक जितनी बड़ी घुसपैठ हुई है, जहां संस्कृति को बड़ा झटका लगा है, वो सारी अफगानिस्तान के रास्ते हुई है। इस अफगानिस्तान से आगे चलो तो एक बहुत बड़ा देश, जैसे यूक्रेन के बगल में रशिया, वैसे ही भारत के बगल में बोलो चाइना। भारत के बगल में चाइना है और ये आपसे इतना ताकतवर है कि आप परमाणु बमों की गिनती में इससे बहुत पीछे हो। ये ठीक उसी तरह है। हाँ, हम यूक्रेन जितने कमजोर तो नहीं हैं, लेकिन चाइना रशिया जितना मजबूत जरूर है, वो उतना मजबूत जरूर है। और इसके प्रभाव देखो, ये जो कुछ करता है उसका प्रभाव देखो कि नेपाल, अंतिम हिंदू राष्ट्र कहा जाने वाला नेपाल, आज माओवाद के पंजे में है और वो चीन के पूरी तरह पिछलग्गू होकर काम कर रहा है। आज वो भारत के साथ काम नहीं करता, बल्कि यहां तक देखो कि पाकिस्तान, नेपाल और चाइना का जो क्षेत्र है, उसमें जितनी भारत विरोधी गतिविधियां होती हैं, उन सारी भारत विरोधी गतिविधियों में नेपाल का हाथ है। नेपाल के 2 हिस्से, एक पहाड़ी इलाका और एक मधेशी इलाका। मधेशी इलाका वो है जहां बिहार आदि के क्षेत्रों से जाकर हमारी ही आबादी वहां बस गई है। ये आबादी भारत के प्रति थोड़ी बहुत सहानुभूति रखती थी, लेकिन जैसे जैसे माओवाद बढ़ रहा है, ये मधेशी आबादी अपनी सहानुभूति भारत के साथ खोती जा रही है। और जिस दिन ये पूरी तरह खो देगी, पहाड़ी इलाका तो आपके साथ बिल्कुल सहानुभूति नहीं रखता, भूल जाइए कि वो आपके साथ सहानुभूति रखता है। चाइना के ठीक बगल में अफगानिस्तान एक योजना में करोड़ों घुसपैठिए आपके देश के भीतर भेजता है, करोड़ों घुसपैठिए एक ही योजना में भेजता है, करोड़ों घुसपैठिए। बांग्लादेश आपके देश के लिए उतना ही बड़ा खतरा है जितना पश्चिमी पाकिस्तान है। ये भी पूर्वी पाकिस्तान मानकर चलो, पूर्वी पाकिस्तान से कम नहीं है। नीचे श्रीलंका लिट्टे नामक आतंकवाद के कारण उस दिन से लेकर आज तक हमारा ध्रुव विरोधी है, हमारा सहयोगी नहीं है। मैंने आपको इस देश के संप्रदाय दिखाए, मैंने आपको इस देश के प्रदेश दिखाए, मैंने आपको इस देश की सीमाएं दिखाई। आपसे पूछना चाहता हूं, देश सुरक्षित है या नहीं? बोलो, उत्तर दो। देश सुरक्षित है या नहीं? ये 135 करोड़ लोग जो इस देश में रहते हैं, ये सुरक्षित हैं या नहीं? मैंने आपको 4 घटक बताए थे इस देश के। बोलो कौन कौन से घटक बताए थे? पहला जमीन, दूसरा जमीन पर रहने वाले
लोग, तीसरा इन लोगों का जमीन पर मालिकाना हक, और चौथा संस्कृति। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उत्तर देना, चुप मत रहना, चुप मत रहना, उत्तर देना। मुझे बताओ, क्या जमीन सुरक्षित है देश की? भूलो। दूसरा घटक, क्या इस देश में रहने वाले लोग सुरक्षित हैं? हैं सुरक्षित। तीसरा, क्या इन लोगों का जमीन पर मालिकाना हक सुरक्षित है? और चौथा, क्या इस देश में संस्कृति सुरक्षित है? संस्कृति तो जानते भी नहीं हम किसे कहते हैं। फिर किसी दिन विषय लेंगे, कम से कम 2 घंटे का विषय बनेगा, संस्कृति किसे कहते हैं। वास्तव में बहुत संस्कृति के नारे लगाए जाते हैं, लेकिन हम संस्कृति का 100 भी नहीं जानते। हम नहीं जानते संस्कृति किसे कहते हैं, और वो संस्कृति हमारी मिट रही है। वो भारतीय संस्कृति हमारी लगातार मिट रही है। देश की परिस्थिति यह है कि देश आज ऐसे खतरों के बीच में है, ऐसे खतरे के पंजे में है, जहां से इस देश को बचाना बहुत मुश्किल है। अब सुनो ध्यान से, आपके प्रश्न पर आता हूं। आपके प्रश्न पर आता हूं कि आर्य समाज का काम क्या है। आर्य समाज एक विचारक संस्था है। आर्य समाज एक ऐसी संस्था है जो तर्कपूर्ण, विचारपूर्ण सत्य को स्वीकार करती है। सत्य कड़वा हो, खट्टा हो, बुरा हो, अच्छा हो, कैसा भी हो, लेकिन उस सत्य को हम स्वीकारते हुए कभी डरते नहीं। उस सत्य के लिए हम अपनी जान दे देते हैं। आपने भगत सिंह के बारे में बहुत सारी बातें सुनी होंगी। आज पंडित जी मुझे कह रहे थे कि आजकल लोग देशभक्ति के बारे में सुनना चाहते हैं कि भगत सिंह के गीत सुनाओ, भगत सिंह की कहानियां सुनाऊं। तो भगत सिंह की कहानियों में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन भगत सिंह का एक पत्र पढ़कर सुनाऊंगा, एक पत्र पढ़कर सुनाऊंगा। अगर आत्मा थोड़ी भी डोले तो सोचना कि क्या करना चाहिए। भगत सिंह के पिता ने अपने बेटे को पत्र लिखा कि हमने तेरे लिए लड़की का चयन कर लिया है, तू आजा वापस, हम तेरा विवाह कर देंगे। 17 साल की आयु है, नेशनल कॉलेज लाहौर में लड़का पढ़ता है। पत्र मिला तो वापसी में पत्र लिखते हैं भगत सिंह। मुझे एक एक शब्द याद है इस पत्र का, एक एक शब्द सुनो। पत्र कहां से शुरू होता है? कहते हैं नमस्ते पिताजी। अच्छा मुझे ये बताओ, सरदारों का अभिवादन क्या है? क्या है? पत्र सत श्री अकाल से शुरू नहीं होता। पत्र किससे शुरू होता है? नमस्ते से। मेरे पास पुस्तक है, पहले खरीदा था तो 500 रुपए का था, शायद 1000 रुपए का आता होगा। भगत सिंह के सारे पत्र इसमें सम्मिलित है, सारे। इसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु या जितने भी यशपाल आदि जितने भी क्रांतिकारी हैं, उन सब के पत्र लगभग इसमें सम्मिलित हैं। लेकिन भगत सिंह के पत्र के नाम से पुस्तक है। हिंद पॉकेट बुक्स के नाम से प्रकाशन है, वो इस पुस्तक को छापता है लगातार। उसमें लिखता है नमस्ते। हैंड रिटेन का पत्र भी है, हैंड रिटेन की फोटो स्टेट भी मौजूद है। लिखता है नमस्ते पिताजी, लिखता है नमस्ते पिताजी। आपको याद होगा कि आर्य समाज में यज्ञोपवीत के वक्त एक पुरोहित थे, क्या नाम था उनका? पंडित लोकनाथ जी, लोकनाथ तर्क वाचस्पति। कहा आपने आर्य समाज में यज्ञोपवीत के वक्त मुझे देश के लिए वक्फ कर दिया था। इनके दादा थे अर्जुन देव। अर्जुन देव ने बैठकर कहा था कि मैं 2 पोतों का यज्ञोपवीत करवा रहा हूं और इस पोते को मैं देश के लिए वक्फ करता हूं। वक्फ का मतलब है दान। क्या करता हूं? वक्फ करता हूं, दान करता हूं देश के लिए। तो कहता है मैं मैं वक्फ की जा चुकी चीज हूं और वक्फ की जा चुकी चीज को कोई वापस नहीं लेता। लिहाजा मेरी दुनियावी ख्वाहिशात वैश्य कशिश नहीं है। उस समय अरबी ज्यादा चलती होगी इसलिए लिखा। लिहाजा दुनियावी ख्वाहिशात यानी दुनिया की जो इच्छाएं हैं, दुनिया से संबंधित जो इच्छाएं हैं, वो मेरे लिए वैश्य कशिश नहीं है, वो मुझे खींचती नहीं है, वो मुझे अपनी ओर आकर्षित नहीं करती हैं। मैं वक्फ की जा चुकी चीज हूं, मुझे भूल जाइए। आपका ताबेदार भगत सिंह। नमस्ते। नमस्ते से पत्र शुरू हुआ था, नमस्ते पर समाप्त होता है। ये सिखाता है आर्य समाज। जिस समय भगत सिंह इस देश में जीते थे, उस समय इस देश में एक जाति, एक धर्म इस पर अत्याचार कर रहा था। कौन सा? बोलो भाई, कौन सा कर रहा था? ईसाई लोग कर रहे थे। मुसलमान तो बहुत पीछे छूट गए थे। ईसाई नहीं, मुसलमानों की भी थी। 2-3 रियासतें मुसलमानों की भी थी। मुगल नहीं कहते, मुसलमानों की थी। मुगल कहेगा मुगल तो बिरादरी होती है। मुसलमान उनकी जो उनकी असल कौम है वो क्या है? मुगल। क्योंकि इस देश पर जो पहला आक्रमण हुआ गोरी, क्या वो मुगल था? तुर्क था। गजनबी कौन था? तुर्क था, मुगल नहीं था। मुसलमान कहिए मुसलमान। 2-3 रियासतों में मुसलमानों का राज था, लेकिन बाकी पूरे देश पर किसका राज था? ईसाइयों का राज था। और उन ईसाइयों के खिलाफ कौन लड़ने के लिए खड़ा हुआ? एक आर्य समाजी दादा का पोता, जिसका नाम क्या था? भगत सिंह। और कितना लड़ा? उसने मारा भी और मरा भी। किस कदर खून खोलता होगा। आप जाति और धर्म की बात कर रहे हैं, उसी जाति और धर्म को लेकर भगत सिंह लड़ा।
मैं बताता हूं जाति और धर्म को लेकर भगत सिंह कैसे लड़ा। सैंडर्स को मारने के लिए जब जिम्मेदारी दी गई रिपब्लिकन आर्मी के द्वारा, किसे दी गई थी, किसको मारनी थी गोली? इतिहास नहीं पढ़ते हैं, लगता है टेन थीटा कॉस थीटा में जिंदगी जाती है। किसे जिम्मेदारी दी गई थी? राजगुरु को। किसे जिम्मेदारी दी गई थी? राजगुरु को जिम्मेदारी दी गई थी। और पहली गोली जो राजगुरु ने मारी सैंडर्स पर, वो छाती के बीचों बीच लगी। पहली गोली से सैंडर्स मर गया। लेकिन जानते हो भगत सिंह की जिम्मेदारी ये थी कि कई बार हत्या कर देने के बाद हत्या सिर पर सवार हो जाती है और व्यक्ति और ज्यादा विभत्स दृश्य प्रस्तुत करता है। तो उस समय राजगुरु के सिर पर यह खून न चढ़ जाए, तो राजगुरु को खींचने की जिम्मेदारी भगत सिंह को दी गई थी। घटना उल्टी घटी। भगत सिंह ने उस मरे हुए आदमी को भी कई गोली मारी, कई गोली, और उल्टा राजगुरु ही भगत सिंह को खींच कर लेकर गए। घटना उल्टी हुई, जो होना था वो नहीं हुआ, उससे उल्टी घटना घटी। और याद रखना, सैंडर्स को किस लिए मारा गया था? बोलो किस लिए मारा था? किसकी हत्या की थी सैंडर्स ने? लाला लाजपत राय की। मुझे बताओ लाला लाजपत राय किस मत से थे? अरे बोलो कौन थे लाला लाजपत राय? इसके लिए लड़ा भगत सिंह, इसके लिए लड़ा। मैं आपसे पूछता हूं, वो लोग जो इस देश में 3-4 करोड़ थे, आज बढ़कर 30-40 करोड़ हो गए हैं। मैं आपसे पूछता हूं, उनका क्या बदल गया? मत बदल गया, मजहब बदल गया, धार्मिक पुस्तक बदल गई, धर्म बदल गया, पैगंबर बदल गया, अल्लाह बदल गया, कुछ बदला? बोलो। जिस आधार पर इस देश को बांटा गया था, वो आधार आज भी ज्यों का त्यों जिंदा है कि नहीं है? उस समय 4 करोड़ ने 1/3 लिया था, आज 40 करोड़ है। नहीं ले सकते क्या? नहीं ले सकते क्या? खड़े हुए खतरे को अगर नहीं देखोगे तो ये खतरा तुम्हें खा जाएगा। यूक्रेन और रशिया, इस समय भयंकर युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रशिया में। क्या भयंकर चल रहा है, मानो कि रशिया पीट रहा है और यूक्रेन पिट रहा है। क्यों पिट रहा है? क्यों पिट रहा है? कभी सोचा? क्यों पिट रहा है? कभी सोचा? 2 कारण है। एक तो यूक्रेन कमजोर है, उसके पास हथियार एटॉमिक, उसका एटॉमिक पावर कुछ भी नहीं है, एक कारण तो ये। और दूसरा कारण क्या जानते हो? इस यूक्रेन के भीतर जो आबादी रहती है, वो आबादी 70 और 30 में बटी हुई है। 30% आबादी किसकी है? रशिया। किसकी आबादी है? तो रशिया हमारा मित्र है, हम रशिया का साथ देंगे, वो एक अलग विषय है। लेकिन आप यूक्रेन की स्थिति को समझने का प्रयास कीजिए। यूक्रेन में 30% आबादी किसकी रहती है? रशिया की। जब बाहर से रशिया ने हमला किया तो अंदर से इन 30% लोगों ने यूक्रेनियन लोगों पर हमला कर दिया, उसके इलाकों पर हमला कर दिया और रशिया के लिए रास्ता बनाया। उन्हें हथियार रशिया ने मुहैया कराए। मुझे ईमानदारी से बताओ, वो लोग जो इस देश में 40 करोड़ रहते हैं, कल अगर चाइना और पाकिस्तान ने हमला कर दिया, रास्ता देंगे? बोलो। अरे जिनका नेता खड़ा होकर ये कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, बोलो कहा था कि नहीं कहा था? बोलो कहा कि नहीं कहा? कहा 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो और हम बताएंगे 100 करोड़ का क्या हाल करते हैं। अच्छा ये बताओ, जो इतनी बड़ी बात कह रहा है, क्या बिना योजना के कह रहा है? बिना योजना के कह रहा है? उनके धार्मिक संस्थानों का बसना देखो, कहां बसाए जाते हैं? हाईवे पर, गांव से निकलते हुए रास्ते पर, गांव में घुसते हुए रास्ते पर पूरी सामरिक स्थितियां, युद्धक परिस्थितियों में बनाया जाता है। 2013 का दंगा हुआ, आपको पता नहीं, हमने झेला है साहब, हमने झेला। आपने देखा नहीं, आप शांत इलाकों में बैठते हो इसलिए शांति से बातें करते हो, धर्म मजहब की बातें नहीं होती, जाति की बातें नहीं होती। आओ कभी देखो जाकर, 2013 में आकर देखते कैसा भयंकर नरसंहार हुआ। उन दोनों लड़कों को काटकर उनकी आंतें निकाली गई। गौरव और सचिन को काटा गया, बीच में से चीरा गया। मैं वहीं रहता हूं, ठीक वहीं, उसी कबाल के पास रहता हूं जहां ये घटना घटी है, बिल्कुल वहीं। काटा गया, चीरा गया, आंत निकाली गई, अंदर से आंत नालियों में फैलाई गई और पत्थर लेकर उन आंतों को उन पत्थरों से पीसा गया। उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, हत्याएं कर दी गई। और खतरनाक स्थिति देखो, मानसिकता की जाहिलत देखो कि उन्होंने उसका वीडियो बनाया और वीडियो को नेट पर अपलोड किया, वीडियो को नेट पर अपलोड किया। और हम उदार लोगों ने कहा हम धर्म के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। उनके हत्यारों को गिरफ्तार तक नहीं किया गया, गिरफ्तार तक नहीं किया गया उनके हत्यारों को, उन्हें जेल तक में डाला नहीं गया, उनके खिलाफ एफआईआर तक लॉन्च नहीं हुई। इसी देश में 2013 का दंगा हुआ, आपके घरों में नाखून काटने का चाकू तक नहीं है। उनके घरों में से AK-47 बरामद हुई थी, 5 AK-47। झूठ बोलता हूं तो मेरी जबान पकड़ो जबान।
मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको किसी के खिलाफ बिगुल फूंकने की जरूरत है, लेकिन ये बताओ अपने देश के लिए सतर्क होने की जरूरत है कि नहीं? मैं ये नहीं कह रहा हूं आप किसी और पर हमला कर दो, लेकिन ये बताओ अपने देश को बचाने की जरूरत है कि नहीं है? कब तक बैठे रहोगे? जब तक बिल्ली आकर कबूतर को खा नहीं जाएगी, जब तक रशिया यूक्रेन की तरह, जैसे यूक्रेन पर रशिया ने हमला किया वैसे ही जब तक चाइना और पाकिस्तान मिलकर तुम पर हमला नहीं कर देते और देश के भीतर केरल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जब ये देश के भीतर ही दूसरे पाकिस्तान की भूमिका में आपके लिए खिलाफ युद्ध करेंगे तब क्या करोगे? 70% आबादी जो आपकी है, इस आबादी के पास नाखून काटने का चाकू नहीं और उस 30% आबादी के पास AK-47 है। जिस दिन युद्ध हुआ या आमने सामने खड़े होंगे, उनके पास हथियार होंगे, तुम्हारे पास नहीं, क्या करोगे? लाठी डंडों से लड़ोगे, चाकुओं से लड़ोगे, या हाथ जोड़ोगे, या उन्हें धर्म की शिक्षा दोगे, या उन्हें संस्कृति का पाठ पढ़ाओगे? क्या सिखाओगे उन्हें? इसलिए मैं ये कहता हूं कि बहुत जी चुके अतीत में कि भगत सिंह ने क्या किया, बहुत जी चुके इस अतीत में कि महाराणा प्रताप ने क्या किया, बहुत जी चुके इस अतीत में कि शिवाजी महाराज ने क्या किया, बहुत जी चुके इस अतीत में कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने क्या किया। अब तुम्हें उन कविताओं को अपने जीवन में उतारने की जरूरत है जो तुम्हारे पिताओं ने गाई कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे वो आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। इस कविता को यदि अपने जहन में नहीं उतारा, अपने खून में नहीं उतारा, तो लिख कर देता हूं तुम्हारा विनाश उसी तरह लिखा रखा है जैसा यूक्रेन का लिखा रखा है। जो यूक्रेन में घट रहा है वो इस देश में 30 साल से पहले घटेगा, 30 साल से पहले, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। भयंकर स्थितियां घटेगी, कैसे बचाओगे ये सोचो। मैंने अभी आपको समाधान नहीं दिया। क्या समाधान हो सकता है इस देश का? क्या समाधान हो सकता है इस देश को कैसे बचाया जाए? 2 प्राथमिकताएं हैं आपकी। समय कितना शास्त्री जी मेरे पास? नहीं, वो कह रहे हैं बहुत है, आप कह रहे हैं बस है। अच्छा, एक काम करते हैं, समाधान फिर कभी दूंगा क्योंकि समय समाप्त हो गया है। बहुत थोड़े से समय में आपको समाधान नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन ये बताओ परिस्थिति समझा पाया कि नहीं? परिस्थिति समझ में आई कि नहीं? या पास्ट ग्लोरी में जियोगे? इस ग्लोरी में जियोगे कि महाराणा प्रताप जी ने क्या किया? याद रखो, महाराणा प्रताप वो योद्धा है। देवार का युद्ध याद करो, देवार का युद्ध। अकेला भिड़ गया, अकेला 30,000 के लश्कर से अकेला भिड़ गया, अकेला नहीं डरा। उसके पुत्र हो, उसके वंशज हो, उस शिवाजी महाराज के वंशज हो जिसने 11 साल की उम्र से लड़ाई शुरू की और मरते दम तक लड़ाई की। उसके पुत्र हो जिस बंदा बहादुर के मुंह में उसके बच्चे का उसके सामने सीना चाट करके हृदय निकालकर मुंह में ठूसा गया। वहां धर्म नहीं था, वहां जाति नहीं थी, क्या वहां परिस्थितियां नहीं थी? इसलिए अपने हृदय को पक्का करो, मजबूत करो। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप किसी पर हमला करो, मैं ये नहीं कहता हूं आप किसी की जान ले लो। जान लेने की संस्कृति हमारी नहीं है। अरे हमारे यहाँ जन्मदिन पर केक नहीं काटा जाता, हमारे यहाँ जन्मदिन पर यज्ञ किया जाता है। काटने की संस्कृति उनकी है, काटने की संस्कृति हमारी नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूं क्या अपने देश के प्रति सतर्क ना हो? क्या अपने देश के प्रति सजग ना हो? अच्छा माओ बोलो, होना चाहिए कि नहीं? बोलो, होना चाहिए कि नहीं? देश खतरे में है कि नहीं? खतरा मैंने दिखा दिया, किसी दिन समाधान की चर्चा करूंगा। नहीं आचार्य जी, डरा तो दिए, थोड़ा समाधान तो बता दो। अच्छा, आपका नाम क्या है अभी? अशोक आर्य। मुझे पता है ये कह रहे हैं कि डरा दिए हैं, तो उनके पीछे जब वो मुड़कर यहाँ से चले कह करके डरा तो दिए, अब समाधान तो दो, तो उनके पीछे लिखा था आर्य वीरदल, तो वो तो डरने वाले हैं नहीं, ये तो पक्का है। लेकिन हाँ ये बात है कि समाधान की जरूरत है, क्योंकि सतर्क रहने की जरूरत है, सचेत रहने की जरूरत है। अगर आप सचेत नहीं रहे, सतर्क नहीं रहे, तो खतरा आपके सामने भयंकर मात्रा में खड़ा है। और समाधान ढूंढते हैं। समाधान क्या हो सकता है? समाधान एक ही हो सकता है कि इस देश की संस्कृति को बचाया जाए। अब भाई साहब वाली बात पर आते हैं, इस देश की संस्कृति को बचाया जाए, लेकिन फिर समस्या खड़ी होगी, अब की बार इससे भी भयानक होगी। देखो मैं क्या बताता हूँ, जो पहले परेशानी हुई थी उससे भी ज्यादा परेशानी खड़ी होगी। और क्या परेशानी खड़ी होगी, सुनिए ध्यान से। इस देश के धर्म का नाम क्या है? बोलो, धर्म का नाम क्या है? बोलो। वैदिक धर्म पौराणिक नाम हो गया, और धर्म है सनातन धर्म। ना आदि है ना अंत है, उसी का नाम क्या है? सनातन धर्म।
हमारे धर्म का नाम क्या है बोलो? सनातन धर्म। अच्छा, सनातन धर्म का एक पर्यायवाची शब्द और है। सनातन धर्म को विदेश में भी और देश में भी लोग वर्णाश्रम धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णाश्रम धर्म का मतलब है इसमें 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं। वर्णों के नाम क्या है बोलो? अरे यार समाज में बैठा हूं, बोलो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण हैं। 4 आश्रम हैं। आश्रम कौन कौन से? ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा। अगर इस देश को बचाना चाहते हो, इस धर्म को बचाना पड़ेगा और इस धर्म को बचाने के लिए 4 वर्णों और 4 आश्रमों को बचाना पड़ेगा। अगर इन 4 वर्णों और 4 आश्रमों को बचा ले गए तो इस देश को बचा सकते हैं। लेकिन कैसे बचाओगे? वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण कहते हैं योग्यता को। वर्ण किसे कहते हैं? किसी मां की कोख से पैदा होने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता है। योग्यता प्राप्त करने से क्या बनेगा? ब्राह्मण। हमारे यहाँ बहुत सारे उदाहरण हैं। रावण किसके घर में पैदा हुआ था? ब्राह्मण के घर में, लेकिन गिरकर क्या कहलाया? राक्षस। किसी ने ब्राह्मण कहा उसे? किसी ने नहीं कहा। हमारे यहाँ गिरने की परंपरा, उठने की भी है। जैमिनी किसके घर में पैदा हुए? एक हीन कुल में पैदा हुए और क्या बने उठकर? ब्राह्मण से भी ऊपर क्या कहलाए? ऋषि। क्या कहलाए? ऋषि। एक दर्शन लिखा उन्होंने, एक दर्शन लिखा। ऐसी एक नहीं, अनेक घटनाएं। सत्यकाम जाबाल किसके घर में पैदा हुआ? मां वेश्यावृत्ति करती थी। एक ऐसी मां जो अपनी युवावस्था में वेश्यावृत्ति करती थी, हालांकि उसकी उत्पत्ति के बाद उसने इस बुरे कर्म को छोड़ दिया। उस मां की कोख से पैदा हुआ सत्यकाम जाबाल अपनी मां से पूछता है, मेरा गोत्र क्या है? आचार्य मुझे गुरुकुल में प्रवेश नहीं देते हैं बिना गोत्र के। उसने कहा, बेटा मैंने बहुत से पुरुषों की सेवा की है, इसलिए मैं नहीं जानती कि तेरा गोत्र क्या है। तब आचार्य ने उसकी परीक्षा की और परीक्षा करके कहा कि आज से मैं तुझे गोत्र देता हूं, आज से दुनिया तुझे सत्यकाम जाबाल के नाम से जानेगी। और ये जाबाल इस स्तर से उठकर ब्राह्मण के पद को प्राप्त हुआ। बताओ, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी या जाति व्यवस्था? बोलो, कौन सी व्यवस्था थी? ये जाति व्यवस्था संसार की सबसे बुरी व्यवस्था है। ये कौन स्थापित करता है जाति व्यवस्था? भाई साहब क्या करते हैं? किस पद पे? भी करता हूं और व्यापार भी करता हूं। और राजनीति में किस स्तर पे हैं? कुछ भी नहीं करता। ये जाति व्यवस्था कौन पैदा करता है? सरकार पैदा करता है। अच्छा बताओ, तहसील में चमार होने का सर्टिफिकेट बनता है या नहीं बनता? कौन बना कर देता है? सरकार बना कर देती है। अच्छा बताओ, तहसील में ब्राह्मण होने का सर्टिफिकेट बनता है कि नहीं बनता? कौन बना कर देता है? सरकार बना कर देती है। हम नहीं बनाते, आर्य समाज नहीं बनाता भाई। आर्य समाज इसके खिलाफ है। आर्य समाज इसके खिलाफ काम करता है, सरकार बना कर देती है। सरकार ने हमें जातियों में बांट रखा है। आज ही वो हर्षित मेरे पास आया था, यही घरोंडा आर्य समाज का सदस्य हर्षित मेरे पास आया। उसने कहा, अरे मेरा नाम गलत आ गया, एटीएम पर मेरा नाम गलत आ गया। मैंने कहा, एटीएम पर नाम गलत क्यों आ गया बेटा? बोले, मेरा नाम तो केवल हर्षित है, लेकिन इन्होंने हर्षित के साथ मेरा सरनेम भी जोड़ा है मेरे नाम के पीछे। मैंने कहा क्यों? बोले, कहते हैं बिना सरनेम के नहीं बनाएंगे। पासपोर्ट भी, उसने फिर मुझे बताया कि पासपोर्ट भी बिना सरनेम के नहीं बनता। आपको बताना पड़ेगा, आप चमार हो, आप भंगी हो, आप ब्राह्मण हो, आप जाट हो, आप ठाकुर हो, आप गुजर हो, आप भड़ाना हो, आप छाबड़ा हो, आप क्या हो, आपको बताना पड़ेगा, आपको लिख कर देना पड़ेगा। आपने लिख कर नहीं दिया तो वो आपको कहीं प्रवेश नहीं देगी। जातियों में हमें बांट रखा है, इस जाति व्यवस्था को खत्म करना पड़ेगा। जाति किसे कहते हैं? मैंने कल भी बताया था, समान प्रसवात्मिका इति जाति, जिनका प्रसव एक तरह से होता है उनकी एक जाति होती है। बोलो, संसार के सारे मनुष्यों का प्रसव कैसा होता है? एक। तो सबकी जाति कैसी है? एक। बताओ, हिंदुओं में माँ क्या देती है? बच्चे। और मुसलमानों में अंडे देती है? नहीं। क्या देती है? बच्चे देती है। और ईसाइयों में बच्चे पैदा करते हैं। तो संसार के सारे मनुष्यों की एक ही जाति है और वो केवल मनुष्य है। इसके अलावा संसार में दूसरी कोई जाति नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने मनुष्य को जातियों में बांटा है, जिन लोगों ने मनुष्य को मत और मतांतरों में बांटा है, ये इस समाज के दुश्मन है, इस दुनिया के दुश्मन है, इस मानवता के दुश्मन है। इन मानवता के दुश्मनों के खिलाफ अगर आपने खड़ग नहीं उठाया, केवल शास्त्र उठाने से काम नहीं चलता, केवल शास्त्र उठाने से काम नहीं चलता। ऋषि क्या कहते हैं जानते हो? कहते हैं, अग्रतस चत्वारो वेदा, मेरे हृदय में चारों वेद उपस्थित हैं। पृष्ठतः सशरम धनु, और मेरी पीठ पर बाणों से भरा हुआ तुणीर है। मैं दोनों के लिए उपस्थित हूं। कहता है, उभाभ्याम समर्थो अस्मि, दोनों में समर्थ हूं। शापादपि शरादपि, चाहे शास्त्रार्थ कर ले और चाहे
शस्त्रार्थ कर ले, मैं परशुराम हूं, मुझे वेद भी कंठस्थ हैं और मेरे कांधे पर तुणीन भी भरा रखा है, मैं दोनों में उपस्थित हूं। शास्त्रार्थ से नहीं मानेगा तो अगर इसी धर्म के लिए श्री कृष्ण खड़े ना हुए होते तो क्या इस देश में धर्म को बचाने के लिए कभी कोई श्री कृष्ण को धर्म संस्थापक कहता? अगर धर्म को बचाने के लिए श्री राम न खड़े हुए होते तो क्या इस देश में कोई श्री राम को पूछता? नहीं। इसलिए पहली जरूरत है जाति व्यवस्था का समूल नाश करना और उसके स्थान पर क्या खड़ा करना? वर्ण व्यवस्था। बहुत संक्षेप में बता रहा हूं, आपको समझ में नहीं आएगा, फिर भी समाधान देकर जा रहा हूं। इस वर्ण व्यवस्था को बचाने के लिए सबसे पहले एक आश्रम को बचाने की जरूरत है। उस आश्रम का नाम है ब्रह्मचर्य आश्रम, और ब्रह्मचर्य आश्रम को बचाने के लिए जरूरत है इस देश की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करना। ये जो शिक्षा व्यवस्था हमारे बीच में चल रही है, ये ईसाइयों की शिक्षा व्यवस्था है जो तुम्हें बताती है कि ये जो ऊपर टिमटिमाते तारे दिखाई देते हैं ये क्या है? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। और मैंने कहा था कि आप मना नहीं कर सकते, आप नहीं कह सकते, क्योंकि आपको सिखाया जाता है जॉनी जॉनी यस बोल बेटा, जो बताया गया चुपचाप मान, और हम उसे ही मानते हैं। हमें गणित पढ़ाया जाता है, कैलकुलस गलत पढ़ाया जाता है, अलजेब्रा गलत पढ़ाया जाता है, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री गलत पढ़ाया जाता है। मैं साबित कर सकता हूं आधुनिक गणित को भी पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ा है, और मैं आचार्य ब्रह्मगुप्त, आचार्य भास्कर के गणित को भी निरंतर पढ़ता हूं, मां लीलावती के ग्रंथ को पढ़ने का प्रयास करता हूं, उन गणित को सीखने का प्रयास करता हूं। मैं साबित कर सकता हूं कि ये गणित सही नहीं है, मैं सिद्ध कर सकता हूं। फिर किस दिन समय रहेगा तो जरूर गणित पर चर्चा करेंगे, मैं साबित कर सकता हूं कि गणित गलत है। लेकिन ये हमें पढ़ाया जाता है। इस शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है, और एक सबसे बड़ा परिवर्तन ये होना चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था जो आज चल रही है इस सारी को एक झटके में बंद करके ताला लगाना चाहिए। सारे स्कूल बंद, सारे मदरसे बंद, और सारे सर्टिफिकेट देने वाले गुरुकुल भी बंद। ये तब कह रहा हूं जब मेरा भी गुरुकुल है और ऐसा ही है। जो सर्टिफिकेट नहीं देते, आर्च विधि से चलते हैं वो चलते रहे, लेकिन जो सर्टिफिकेट देने वाले गुरुकुल हैं ये सारे उसी तरह बंद हो जाएं जैसे स्कूल बंद होते हैं, सारे मदरसे बंद हो जाएं, और इनके स्थान पर खड़े हो बोर्डिंग स्कूल, और पूरे देश में एक बोर्ड हो, कोई अलग अलग बोर्ड नहीं होंगे, कोई गुरुकुल बोर्ड नहीं होगा, कोई सीबीएसई बोर्ड नहीं, कोई आईसीएसई बोर्ड नहीं, कोई हरियाणा बोर्ड नहीं, कोई उत्तर प्रदेश बोर्ड नहीं, कोई मध्य प्रदेश बोर्ड नहीं, एक बोर्ड हो, केवल एक बोर्ड। शाहरुख खान और अंबानी का लड़का भी वहीं बैठकर पढ़ेगा जहां घसीटू का लड़का पढ़ता है, या फिर घसीटू का लड़का वहां जाकर पढ़ेगा जहां अंबानी का और शाहरुख खान का लड़का पढ़ता है। अगर शिक्षा में यह समानता नहीं लाई तो बताओ अवसर में समानता आ सकती है? बोलो, आ सकती है? अवसरों में समानता तब तक नहीं आएगी जब तक शिक्षा में समानता ना हो। क्या एक टाट पट्टी पर बैठकर पढ़ने वाला लड़का अंबानी के लड़के के साथ जब कंपीट नहीं कर पाता शिक्षा में, क्या अवसर में कंपीट कर पाएगा? अवसर में कंपीट कर पाएगा। इसलिए पहली जरूरत है इस देश की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह डेमोलिश करके इसके स्थान पर एक नई शिक्षा व्यवस्था लागू की जाए जो पूरी तरह बोर्डिंग हो, घर से बच्चा चला जाएगा और स्कूल में जाकर पढ़ेगा, फिर वापस नहीं आएगा लौटकर। मैं तो गुरुकुल कहता हूं, लेकिन अगर कोई गुरुकुलों को अच्छा नहीं मानता है, स्कूल कहना चाहे, कह ले बोर्डिंग स्कूल, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, उसमें जाकर पढ़े और पढ़ लिख कर तब घर लौटे, और इसकी सारी शिक्षा सुई से लेकर हवाई जहाज तक का सारा खर्च सरकार उठाए। सारा खर्च, माता पिता का 1 रुपए की हिस्सेदारी नहीं, शिक्षा पूरी तरह निःशुल्क हो, और इसका खेलना, रहना, पढ़ना, नहाना, धोना, इसकी टॉफी तक के सारे खर्च कौन उठाएगा? गवर्नमेंट उठाएगी। लोगों को लगता है अरे बाप रे 135 करोड़ लोगों का देश, क्या ये संभव है? तो छोटी सी बात बताकर समाप्त करूंगा। एक बोर्डिंग स्कूल खुलने में, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ा हूं, जब छोटा था तो जेएनवी में सिलेक्शन हो गया था, वहीं पढ़ने चला गया, वहीं पढ़ा, और पहले अपने क्षेत्र में पढ़ा, फिर वो बैच चला गया मणिपुर, इस तरह से पढ़ा। और जब उसमें पढ़ते थे तो एक जेएनवी बनाने में अगर पूरा अमाउंट आज की तारीख में लगाओ तो टोटल पैसा बनता है 20 करोड़ रुपया। कितना? 20 करोड़ रुपए में एक गुरुकुल, एक बोर्डिंग स्कूल खुल सकता है जिसमें 3 से 4 हजार छात्र पढ़ सकते हैं। इतना बड़ा खुल सकता है एक बोर्डिंग स्कूल 20 करोड़ रुपए में। इस देश में 350 विधानसभा, माफ कीजिए 3500 विधानसभाएं। कितनी विधानसभाएं हैं पूरे देश में? 3500 विधानसभाएं। एक विधानसभा में अगर एक बोर्डिंग स्कूल खोलना चाहें, एक की कीमत 20 करोड़, तो 3500 की कीमत कितनी हो गई? 70,000 करोड़। कितनी है? अब कहोगे 70,000 करोड़ कहां से आएगा? कॉमनवेल्थ घोटाला कितने का था? 70,000 करोड़ का। कितने का था कॉमनवेल्थ घोटाला? 70,000 करोड़ का। घोटाले के लिए 70,000 करोड़ आ सकते हैं कि तो क्या नहीं आ सकते? बोलो। मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, 75 जिले हैं, 75 जिले, और इन जिलों में
टोटल उत्तर प्रदेश का जो सालाना बजट है वो 5 लाख करोड़ का है, 5 लाख। इस देश का टोटल बजट 22 लाख करोड़ रुपए का है। क्या 22 लाख करोड़ रुपए में से 3.5 लाख करोड़ रुपए नहीं निकाले जा सकते इस देश की शिक्षा व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए? बोलो, अगर लोग महंगे कपड़े पहन सकते हैं, महंगी हवाई यात्राएं कर सकते हैं, इस देश को कॉमनवेल्थ घोटालों में लूट सकते हैं, तो क्या इस देश के लिए शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन नहीं किया जा सकता? ये पहला आश्रम बचाएगा ब्रह्मचर्य आश्रम, और इस पर बाकी 3 आश्रम खड़े होते हैं। और दूसरा तरीका है, अभी वर्तमान में जो समस्या आपके सामने खड़ी है, जो मैंने आपको बताया कि मार डालेंगे, काट डालेंगे, जिससे भाई साहब को थोड़े से लगा के कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि सांप्रदायिक विभेद पैदा किया जा रहा है, वो नहीं कर रहा हूं मैं केवल सतर्क और सजग करने का प्रयास कर रहा हूं। उस परिस्थिति से भी बचने के लिए आपको अपने बीच में एक ऐसी टेरिटोरियल आर्मी खड़ी करनी पड़ेगी, एक ऐसा नागरिक सैन्य संगठन खड़ा करना पड़ेगा जो नागरिक सैन्य संगठन आपकी सेना की सहायता करे। देश में टोटल सेना कितनी है? 30 से 40 लाख। सेना बॉर्डर पर 13 लाख है और देश के भीतर 17-18 लाख है। अगर टोटल मोटा मोटी मान लूं और भी इधर उधर के मान लूं, स्काउट्स वगैरह, आर्मी वीर वगैरह, इन्हें भी जोड़ लूं, तो टोटल ये 30 से 40 लाख लोग बैठते हैं। देश की आबादी 150 करोड़ के आसपास है और आप रक्षा करने वाले कितने हैं? 30 से 40 लाख लोग। सोचो, अगर उन 40 करोड़ में से जो पाकिस्तान वाली मानसिकता के हैं, उनमें से 5 करोड़ लोग पागल हो जाएं, तो क्या 30 लाख लोग रक्षा कर पाएंगे? बोलो। इसलिए जरूरत है एक ऐसी टेरिटोरियल आर्मी की जो सरकार पैदा करे। सरकार इस देश में लाइसेंस फ्री करे, हथियार को फ्री करे। यूरोप के 60% से ज्यादा देशों में हथियार लाइसेंस फ्री है। अब डर गए होंगे फिर? मैंने कहा था समाधान बताऊंगा तो डर जाओगे। मैंने कहा था समाधान बताऊंगा तो डर जाओगे। लेकिन यूरोप के 60% से ज्यादा देशों में हथियार लाइसेंस फ्री है। अमेरिका में हथियार लाइसेंस फ्री है। बोलो, शांति है कि नहीं है? व्यवस्था है कि नहीं है? ये व्यवस्था बनाने के लिए है। अरे मेरा पिता राम जंगल में जाता है तो भी AK-47 कंधे पर लेकर जाता है। सुरक्षा हमारा मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार। एक चींटी को भी परमपिता परमात्मा ने दंश दिया है, विष दिया है कि जब तुझ पर आपत्ति हो अपनी रक्षा करना। गाय जैसे सीधे पशु के सिर पर भी सींग दिए। किस लिए? दूध देती है सींग से। किस लिए? सुरक्षा के लिए। सुरक्षा हमारा मौलिक अधिकार है। लेकिन ये जगदम्बा, ये मां, मेरी बेटी जब सड़क पर जाती है, इसके पास सुरक्षा का मौलिक अधिकार नहीं है। इसकी सुरक्षा एक फोन कॉल की मोहताज है कि ये पुलिस को फोन करेगी, फिर सोचेंगे वहां कोई जिम्मेदार आदमी बैठा होगा कि नहीं बैठा होगा, गाड़ी कितनी देर में आएगी, कितनी देर में दुर्घटना उसका क्या हाल करेगी, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए बंधुओं, मित्रों, अपने राष्ट्र के प्रति सजग हो। आज आपका राष्ट्रभक्ति का विषय था। मैंने भरसक प्रयास किया अपनी तरफ से कि आपको अतीत से खींचकर वर्तमान में ला सकूं और वर्तमान की परिस्थितियां दिखा सकूं। कल्पनाओं से निकलकर यथार्थ में जीना शुरू करो। अतीत से निकलकर वर्तमान में जीना शुरू करो। झूठ से निकलकर सच में जीना शुरू करो। डर से निकलकर निडरता में जीना शुरू करो। यही आर्य समाज है, यही आर्य समाज है। और यही आर्य समाज तुम्हें सिखाता है। इसके अलावा आर्य समाज तुम्हें कुछ नहीं सिखाता। आर्य समाज तुम्हें सिखाता है कि पाखंडों को छोड़ दो, पाखंडों से डरना बंद करो, अधर्म से डरना बंद करो, कायर नहीं बनो, निडर बनो और इस राष्ट्र की रक्षा में सजग रहो। बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के रह गए होंगे। मैं मानता हूं कि छोटी सी अवधि में प्रश्न रह जाते हैं। प्रश्न होंगे तो जरूर मुझसे जुड़ना। मैं इस समय काम कर रहा हूं, इसी सुरक्षा और शिक्षा के मुद्दे पर काम कर रहा हूं और केवल यहां बैठकर नहीं काम कर रहा हूं, इस पूरे देश में काम कर रहा हूं। पूरे देश में जाता हूं और पूरे देश में काम कर रहा हूं। मैं एक गूगल मीट चलाता हूं 7:50 पर प्रतिदिन। लगभग 400-500 लोग इसमें प्रतिदिन जुड़ते हैं। अब्रॉड से भी लगभग 10 या 11 देशों के लोग जुड़े हुए हैं। अभी भी वर्तमान में जो गूगल मीट चल रही है उसमें वाशिंगटन DC से लोग जुड़े हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हैं, UK से जुड़े हैं। उन्हें भी अपने देश की चिंता है जो इस देश में नहीं रहते और इस देश के भी 17 प्रदेशों के लोग लगभग उसमें जुड़े हैं। मेरा आपसे भी आग्रह है कि जब मैं इसके लिए खड़ा हूं, कम से कम इतना करना कि मेरा सहयोग देना। जहां रहते हो वहीं से सहयोग देना। ये नहीं कहता हूं कि लड़ पड़ना, पर इतना जरूर कहना कि ये आदमी लड़ाई ठीक लड़ रहा है। और इतना करोगे, बस इतना बल मुझे मिल जाएगा, मैं लड़ पड़ूंगा और शायद मैं इस देश के लिए सुरक्षा और शिक्षा को पैदा कर पाऊं।